आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। हमारा प्रश्न नंबर 4 है। पहले मैं आपको हिंदी में पढ़ के सुना देता हूँ। एक निर्माणकर्ता नट और बोल्ट का निर्माण करता है। एक पैकेट नटों के निर्माण में मशीन ए पर 1 घंटा, मशीन ए पर 1 घंटा और मशीन बी पर 3 घंटे काम करना पड़ता है, जबकि एक पैकेट बोल्ट के निर्माण में 3 घंटे मशीन ए पर और 1 घंटा मशीन बी पर काम करना पड़ता है। वह नटों से 17 रुपये 50 पैसे प्रति पैकेट और बोल्टों पर 7 रुपये प्रति पैकेट लाभ कमाता है। यदि प्रतिदिन मशीनों का अधिकतम उपयोग 12 घंटे किया जाए तो प्रत्येक के कितने पैकेट उत्पादित किए जाएं ताकि अधिकतम लाभ कमाया जा सके। ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स। एक मैन्युफैक्चरर है, वो नट और बोल्ट प्रोड्यूस करता है। इट टेक्स 1 hour ऑफ वर्क ऑन मशीन ए। मशीन ए पर वह 1 घंटे काम करता है और मशीन बी पर वह 3 घंटे काम करता है। टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट्स, मतलब नट बनाने में मशीन ए पर 1 घंटे काम करता है और मशीन बी पर 3 घंटे काम करता है। इट टेक्स 3 hours ऑन मशीन ए एंड 1 hour ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ बोल्ट। तो मशीन बी पर बोल्ट बनाने में 3 घंटे का काम करता है मशीन ए पर और मशीन बी पर 1 घंटे का काम करता है। He earns a profit of ₹17.50 पर पैकेज ऑन नट्स। उसको नट्स में प्रॉफिट होता है 17 रुपये 50 पैसे का और जो बोल्ट है उसके एक पैकेट में प्रॉफिट होता है 7 रुपीज का। हाउ मैनी पैकेजेस ऑफ each should be produced each day so as to maximize his profit if he operates his machine for 8 the most 12 hours a day। यदि वह प्रतिदिन मशीन पर 12 घंटे काम करता है, दोनों मशीनों पर ए और बी पर, तो हमको ये पता करना है कि कितने पैकेट का उत्पादन किया जाए ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जा सके। तो इस पूरे प्रश्न को मैं एक टेबल के रूप में आपके सामने रखता हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमारे पास जो आइटम है वो कौन कौन सा आइटम है। एक तो नट है और दूसरा जो आइटम है वो बोल्ट है। नट और बोल्ट 2 आइटम है हमारे पास। मान लीजिए कि नट की जो संख्या है वो x है और बोल्ट की जो संख्या है वो y है। अब मशीन ए पर जो समय लगता है, टाइम ऑन मशीन ए, मशीन ए पर नट को बनाने में लगा समय 1 घंटा और बोल्ट को बनाने में लगा समय 3 घंटा और जो टोटल समय है यहां पर वो 12 घंटे का है। टोटल जो टाइम है, टोटल टाइम 12 घंटे मशीन ए पर लगता है और 12 घंटे मशीन बी पर लगता है। अब यहां आ जाते हैं हम टाइम ऑन मशीन बी। तो मशीन बी पर नट को बनाने में 3 घंटे का समय लगता है और बोल्ट को बनाने में 1 घंटे का समय लगता है और टोटल टाइम 12 है। तो यहां पर भी 12 घंटे हमको काम करना पड़ता है। तो ये तो हुआ हमारा टेबल। अच्छा, अब इसमें हमको प्रॉफिट भी होता है, तो प्रॉफिट को भी मैं साइड में लिख देता हूं। जो प्रॉफिट होता है वो 17.50
रुपीस का प्रॉफिट होता है मशीन ए पर, और मतलब नट में प्रॉफिट होता है, और 7 रुपीस पर पैकेट प्रॉफिट होता है उसको बोल्ट बनाने में। तो ये हमारा पूरा प्रश्न है, जिसको मैं एक चार्ट के रूप में आप लोगों के सामने रखा हूं। अब हमको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनाना है। तो हमारा जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होगा वो होगा मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू, यहां पर जेड का मतलब प्रॉफिट से है। हमको जो प्रॉफिट है, जो लाभ मिल रहा है, उस लाभ को अधिकतम करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो लाभ यानी कि प्रॉफिट वाला कॉलम आप पकड़ेंगे। ये 17.50 रुपए का प्रॉफिट होता है एक पैकेट में। तो हमारे पास टोटल एक्स पैकेट है नट का, तो एक्स का मल्टीप्लाई होगा। इसी प्रकार 7 रुपए का प्रॉफिट होता है पर पैकेट बोल्ट में। तो हमारे पास बोल्ट वाई पैकेट है, तो इसमें वाई का मल्टीप्लाई होगा। तो यह हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसके बाद हम बनाएंगे व्यवरोध, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। तो यहां पर देखिए टाइम ऑन मशीन ए, मशीन ए पर लगने वाला समय 1 घंटा है, 3 घंटा है और टोटल 12 घंटा है। तो यहां पर 1 घंटा है, तो 1 घंटा को x से गुना करेंगे तो x आएगा। इसी प्रकार बोल्ट में आ जाते हैं, तो यहां पर 3 घंटा है तो 3y होगा, ऐसे, ठीक है। और 12 घंटे से अधिक नहीं लगना चाहिए। तो कम से कम 12 घंटे या 12 घंटे के बराबर, अधिकतम 12 घंटे का काम होता है, 12 घंटे से ऊपर का काम नहीं होता। तो 12 घंटे से कम होगा या 12 घंटे के बराबर होगा। तो ये हमारा पहला असविका है, इनइक्विलिटी है। इसी प्रकार यदि हम मशीन बी में आते हैं, तो 3 घंटे का समय लगता है नट बनाने में। तो हमारे पास 3 का गुना x से होगा, तो 3x, प्लस यहां पर 1 घंटा लगता है बोल्ट बनाने में मशीन बी पर, तो 1 का गुना y से होगा, तो 1y होगा, यानी कि y होगा। और इसके लिए भी अधिकतम समय 12 घंटे है। तो ये हमारा हुआ सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। अब ये जो x और y है, तो ये नट और बोल्ट की संख्या है, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी। तो ये थर्ड कंडीशन हुआ। तो हमारे पास ये 3 कंडीशंस दिया हुआ है। इन 3 कंडीशंस का इस्तेमाल करते हुए हमको ग्राफ बनाना है। तो चलिए मैं सबसे पहले कंडीशन को लेता हूं। तो हमारा जो पहला कंडीशन है x प्लस 3y इज लेस देन आर इक्वल टू 12, इसको मैं एक लाइन के रूप में लिखता हूं। लाइन के रूप में लिखने का मतलब है कि लेस देन को हमको छोड़ना है। तो फ्रॉम वन x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इसके लिए हम टेबल बनाते हैं, जिसमें कि हम x और y का मान ज्ञात करते हैं। यदि x का मान मैं यहां पर 0 रखता हूं, तो आप देख रहे हैं कि 3y इक्वल टू 12 आएगा, मतलब y का मान यहां पर 4 आएगा। यदि y को मैं 0 रखता हूं, तो यहां पे x का मान 12 आएगा। अब हम दूसरी जो इनइक्विलिटी है, वहां से हम 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 को लेंगे। यहां पर भी लेस देन को छोड़ना है। तो इसके लिए भी हम एक तालिका बनाते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, जिसमें x और y का मान लिखते हैं। x का मान यदि मैं 0 रखता हूं, तो आप देख रहे हैं कि y का मान 12 आएगा। और यदि मैं y को 0 रखता हूं, तो क्लियर है x का मान 4 आएगा। अब चलिए हम इन सभी बिंदुओं को प्लॉट करते हैं एक ग्राफ में। तो मैं यहां पर ग्राफ बना देता हूं। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहां पर दोनों टेबल को देखने से पता चलता है कि x का जो अधिकतम मान है वो 12 है, मतलब x एक्सिस में हमको 12 तक जाना है। ये x एक्सिस है।
तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हो गया। इसी तरह से हमको वाई एक्सिस में कहाँ तक जाना होगा, यहाँ पर y का जो अधिकतम मान है दोनों टेबल मिला के 12 है, तो y एक्सिस में भी आपको 12 तक जाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ये मूल बिंदु है ओरिजिन, जिसका की कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो 0 और 4 है, तो y अक्ष में 4 खोज लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। ये 4 है, तो इसी पॉइंट का नाम है 0 और 4। 0 4 के बाद हमको x एक्सिस में 12 देखना है और y एक्सिस में 0, तो x एक्सिस में 12 देख लीजिए, तो ये x एक्सिस में यहाँ पर 12 है। यही जो पॉइंट है वो 12 और 0 है। अब ये दोनों पॉइंट को हम लोग स्केल से मिलाते हैं, तो ये मैंने मिला दिया। इस पॉइंट, इस लाइन का मैं नाम भी लिख देता हूं। इस लाइन का जो इस टेबल के लिए हम उसको बनाए हैं, तो x + 3y = 12। ये हो जाएगा आपका x + 3y = 12। अब आ जाते हैं दूसरे टेबल में। यहां पर x का मान 0 है और y का मान 12 है, तो y का मान 12 है, मतलब ये वाला बिंदु हुआ, तो हो गया आपका 0 और 12। x का मान 4 देखना है, y का मान 0 देखना है, तो x अक्ष में 4 देखिए, ये है 4, तो यही जो पॉइंट है वो है 4 और 0। अब ये दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, तो ये मैंने दोनों पॉइंट को मिला दिया। अब ये जो लाइन बनी है वो लाइन किसके लिए है? वो लाइन है 3x + y = 12 के लिए है। तो ये जो लाइन है 3x + y = 12 के लिए है। अब यहां पर जो बिंदु हमको प्राप्त हुआ है पॉइंट, उसका मैं नाम दे देता हूं। ये हमारा A हो गया और ये हो गया हमारा B, और ये C है और ये D है। और जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को काटते हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, उसका नाम मैं E दे देता हूं। मान लीजिए कि ये E है। इसका निर्देशांक हमको पता नहीं है। यहां पर आप देख रहे हैं कि ओरिजिन का तो कोऑर्डिनेट पता रहता है पहले से 0 0। यहां पर A का पता है 0 4 और B का 12 0, C का 0 12 और D का 4 0, लेकिन E का पता नहीं है। तो चूंकि यहां पर दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए ये दोनों समीकरण को हम यदि हल कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, तो जो x और y का मान प्राप्त होगा वही इसका कोऑर्डिनेट होगा। तो चलिए मैं उसको भी कर देता हूं। 3x + y = 12, 3x + y = 12 और x + 3y = 12, x + 3y = 12। आप देख रहे हैं कि यदि मैं यहां पर 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या होगा? 3 3 9x + 3y = 12 × 3 36 होगा, और उसके नीचे मैं लिख देता हूं x + 3y = 12। यहां पर चिन्ह बदलते हैं, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को, तो ये दोनों कैंसिल होगा। 9x में x गया तो 8x, और यहां पर आ जाएगा 6 में 2 गया तो 4, 3 में गया तो 2, तो x का मान आएगा 3। और y का मान पता करना है तो x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, तो हो जाएगा x का मान 3 रखेंगे यहां पर, तो 3 3 9, तो 9 + y = 12,
तो y इक्वल टू 12 में 9 गया तो 3। तो 3 और 3 हमको यहां पर कोऑर्डिनेट मिला, 3 और 3। जहां पर दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटते हैं वो पॉइंट कौन सा है, 3 और 3 है। तो अब चलिए इतना करने के बाद पहला सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हम पकड़ के लिखते हैं। ये देखिए पहला सब्जेक्ट टू है, पहला कंडीशन है x प्लस 3y इज लेस देन आर इक्वल टू 12। x प्लस 3y इज लेस देन आर इक्वल टू 12। इसमें x का मान 0 और y का मान 0 रखते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। यहां 0 रखूंगा तो 0 होगा, यहां 0 रखूंगा तो 0 होगा। मतलब 0 छोटा है या बराबर है 12 से आता है, और ये सत्य है, ट्रू है। तो जब कभी भी ट्रू होता है तो लाइन के नीचे मूल बिंदु की ओर से रेट करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं x प्लस 3y वाली लाइन कौन सी है। ये है x प्लस 3y बराबर 12। इसके नीचे हमको सेडेट करना है मूल बिंदु की ओर। तो चलिए मैं मूल बिंदु की ओर सेडेट करता हूं, आपको दिखा देता हूं सेडेट करके। ये आप देखना ध्यान से, लाइन के नीचे करना है, अर्धतल में लाइन के नीचे आपको छायांकित भाग बनाना है। अब दूसरा जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है उसको देखते हैं। जो दूसरा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है वो 3x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 12। यहां पर भी हम x का मान 0 रखते हैं और y का मान 0 रखते हैं। तो हमको क्या प्राप्त होता है, 0 छोटा है या बराबर है 12 से। तो ये भी ट्रू है। तो ट्रू है मतलब ये जो लाइन है 3x धन y बराबर 12, 3x धन y बराबर 12 जो लाइन है उसके नीचे की ओर हमको सेडेट करना है। 3x धन y बराबर 12, ये देखिए कौन सी लाइन है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 12। इसके नीचे की ओर सेडेट करना है। नीचे मतलब मूल बिंदु की दिशा में हमको छायांकित करना है। ये देखिए ध्यान से मैं कैसे छायांकित कर रहा हूं। ये देखिए। अब आप क्या देख रहे हैं, इसमें ऐसा कौन सा रीजन है जहां पर दोनों कलर आपको मिलते हैं। तो क्लियर है ये वाला रीजन है जहां पर आपको दोनों कलर मिलते हैं, O A E और D। O A E D ये एक ऐसा रीजन है जहां पर दोनों शेडेड कलर आपको प्राप्त होते हैं। तो यही हमारा फिजिबल रीजन है, यही हमारा सुसंगत क्षेत्र है। इसी रीजन में हमको जेड को मैक्सिमाइज करना है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो रीजन है जिसका कि नाम OAED है, इस रीजन में 4 कॉर्नर पॉइंट है। एक है O, एक है A, एक है E और एक है D। तो चारों कॉर्नर पॉइंट का जो निर्देशांक है उसको हमको जेड में रखना है। तो चलिए हम रखना चालू करते हैं बिना समय खत्म किए। तो यहां पर जो हमारा पहला कॉर्नर पॉइंट है, पहले मैं लिख देता हूं कॉर्नर पॉइंट और यहां पर जेड का मान। तो हमारे पास जो पहला कॉर्नर पॉइंट है वो मूल बिंदु है O00। ये आप देख रहे हैं, ये पहला कॉर्नर पॉइंट है। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं तो हमको A मिलता है जो कि 04 है, A मिलता है 04 है। उसके बाद हम कहां से कहां तक बढ़े हैं, अभी 0 से A तक। अब A से हम कहां तक आएंगे, E तक आएंगे तो 33 मिलता है। E में आएंगे तो हमको 33 मिलता है। और E के बाद हम कहां लौटेंगे, E के बाद हम यहां पर D में आते हैं तो 40 मिलता है। D में आते हैं तो 40 मिलता है। तो इस तरह से ये जो फिजिबल रीजन है ये वाला, इस फिजिबल रीजन में 4 कॉर्नर पॉइंट है और चारों को मैं यहां पर
लिख दिया हूं। ये जो शुरू में दिया है वो x का मान है और ये बाद में दिया है y का मान है। यहां पर z कितना है वो देख लीजिए। यहां पर z है 17.50x धन 7y, 17.50x प्लस 7y, ये हमारा z का मान है। 17.50x प्लस 7y। तो चलिए हम रखते हैं। तो यदि x का मान 0 और y का मान 0 रखेंगे तो ये z का मान आपका 0 होगा। अब x का मान 0 रखना है तो ये तो 0 हो जाएगा और y का मान रखना है 4, तो 7 इंटू 4 तो आ जाएगा 28। अब 3 और 3 रखना है तो 3 रखना है तो हो जाएगा z का मान 17.50 गुणित 3 प्लस 7 गुणित 3। इसको हल करके देखते हैं तो हो जाएगा 3 0 0, 3 पंचे 15 का 5 हासिल 1 और 3 सत्ते 21 और 1 22 का 2 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5। ये आएगा आपका 52.50 प्लस 21। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा आप देख रहे हैं। ये हो जाएगा 2 और 1 3 और 5 और 2 7, 73.50 ये हमको प्राप्त हुआ 3 रखने पर। अब लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है 40। तो यहां पर x का मान 4 रखते हैं तो 17.50 गुणित 4 प्लस 7 इंटू y का मान यहां पे कितना रखना है 0 रखना है ये। तो चलिए 4 0 0, 4 पंचे 20 का 0 हासिल है 2, 4 सत्ते 28 और 2 30 का 0 हासिल है 3, 4 एकम 4 और 3 7, ये आया 70। तो अब आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम मान हमको किस बिंदु पर प्राप्त हुआ। यहां पर z का मान 0 है, यहां पर z का मान 28 है, यहां 73.5 है, यहां 70 है। तो हमको मैक्सिमम कहां पर मिला, मैक्सिमम मान z का कितना मिला 73.50। कौन से बिंदु पर मिला 8, देखिए 833। तो यही हमारा आंसर है। हमको बिंदु 3 पर अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। तो इस वीडियो को आप लोग बड़े ही ध्यान से बार बार रिवाइंड करके देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आएगा।